नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। कोरोना संक्रमण के इस दौर में पूरी दुनिया असहाय दिखाई दे रही है क्योंकि अभी तक इसका कोई इलाज नहीं है। लाइलाज बीमारी के चलते लोगों को इस बात की चिंता सताने लगी है कि क्या इस वायरस की कोई वैक्सीन बनेगी और बनेगी तो कब बनेगी। तनाव के इस माहौल में खबर फास्ट की यह कोशिश है कि आपकी मुलाकात ऐसी हस्तियों से करवाएं जिनकी बातें सुनकर आपको हौसला मिले, उनकी जीवन शैली और उनकी उपलब्धियां आपके लिए प्रेरणा का काम करें। आज इसी कड़ी में हम आपकी मुलाकात हिंदुस्तान के एक ऐसे जांबाज बॉक्सर से करवाने जा रहे हैं जो संघर्ष का दूसरा नाम है। जी हां, हम बात कर रहे हैं लगातार 2 बार ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके बॉक्सर मनोज कुमार की। एशियन गेम्स में 2 बार के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं। कॉमनवेल्थ खेलों के 2010 के गोल्ड मेडल विजेता और 2018 के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं मनोज कुमार। सैफ खेलों की बात करें तो उन खेलों में मनोज कुमार ने स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है और लगातार 22 साल से हिंदुस्तान के एकमात्र ऐसे बॉक्सर हैं जो नॉट आउट लगातार हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व बॉक्सिंग के खेल में कर रहे हैं। हरियाणा के कैथल से आते हैं, गांव राजौंद है, छोटा सा गांव, और 2014 में उनकी उपलब्धियों को देखते हुए अर्जुन अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया। कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 में वो स्वर्ण पदक विजेता हैं। मनोज बॉक्सर का परिचय कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में कांस्य पदक उन्होंने जीतकर देश का नाम रोशन किया। एशियन चैंपियनशिप 2007 में कांस्य पदक वो अपने नाम कर चुके हैं। एशियन चैंपियनशिप 2013 में कांस्य पदक मनोज ने अपने नाम किया। सैफ गेम्स 2016 में स्वर्ण पदक जो है मनोज कुमार ने जीतकर भारत का गौरव बढ़ाया। 2012 और 2016 में ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और 2017 में भारत के सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाज के तौर पर उनको चुना गया। 5 बार के वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत का वो प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और 22 साल से पहले ऐसे बॉक्सर हैं जो नॉट आउट बॉक्सिंग करके हिंदुस्तान का नाम गौरवान्वित कर रहे हैं। मनोज कुमार संघर्ष का दूसरा नाम है जिनकी मुलाकात हम आज आपसे करवाएंगे। वो ऐसे खिलाड़ी हैं जो लगातार पिछले 22 साल से बॉक्सिंग में अपने आप को आजमा रहे हैं और अपनी उपलब्धियों के जरिए भारत का गौरव, हिंदुस्तान का गौरव, दुनिया के तमाम बड़े खेलों की बात करें, चाहे हम कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें, ओलंपिक की बात करें, इसके अलावा एशियन गेम्स, एशियन चैंपियनशिप, सैफ खेलों की बात करें तो उनमें अपना वो जौहर दिखा चुके हैं। और तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं किस प्रकार से ग्रामीण अंचल से जुड़े हुए खिलाड़ी हैं, लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। और ये जो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं ये उस वक्त की तस्वीर है जब इस वक्त सब जगह से जो है वर्कआउट खिलाड़ी नहीं कर पा रहे, ग्राउंड में जाकर मेहनत नहीं कर पा रहे, लेकिन घर पर वो लगातार मेहनत कर रहे हैं और आने वाले दिनों में जो भी बड़ी इवेंट्स होंगी उनमें भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए दम भर रहे हैं। वाकई में बहुत बड़ा नाम है भारत का और जिस तरह से प्रैक्टिस करते हैं, जिस तरह से मेहनत करते हैं, मेहनत के बलबूते उन्होंने मुकाम हासिल किया है। इस काम में राजेश कुमार राजौन जो उनके बड़े भाई हैं वो उनका हौसला लगातार बढ़ाते रहे। और उनके जीवन से जुड़ी एक खास बात आपको और बता दें कि मनोज कुमार ने जो है जब अपनी शादी की तो शादी में अक्सर हम देखते हैं हरियाणा जैसे प्रदेश में दहेज को एक बड़ा महत्व दिया जाता है, लेकिन मनोज कुमार ने यह तय किया कि वो अपनी शादी में दहेज नहीं लेंगे और बिना दहेज के उन्होंने शादी की और एक मिसाल पेश की। क्योंकि मनोज कुमार के ऐसे लाखों फॉलोअर्स हैं जो उनको अपना आदर्श मानते हैं और अपने उन फॉलोअर्स के लिए एक बड़ी मिसाल कायम करके मनोज ने ऐसा उदाहरण दिया जिसके चलते हम ये कह सकते हैं कि वाकई में एक सामाजिक हम एक खिलाड़ी के साथ साथ समाज में किस तरह से हमें काम करना चाहिए, एक मैसेज देना चाहिए, उसको लेकर के लगातार वो कोशिश करते रहते हैं। और इन दिनों की अगर हम बात करें तो इन दिनों जिस तरह से पूरी दुनिया में लॉकडाउन है, लॉकडाउन के चलते बहुत से लोगों का पलायन जारी है, तो जिस तरह से लोग लगातार पलायन कर रहे हैं उन पलायन करने वाले लोगों को भी अपनी तरफ से पूरा सहयोग मनोज कुमार कर रहे हैं। और सीधे इस वक्त हमारे साथ मनोज जुड़ चुके हैं। मनोज भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। नमस्कार, आप सभी को मेरी राम राम। मनोज, ये सबसे पहले तो आपके इस गेटअप की बात कर लेते हैं कि आपने लगातार जो है हम देखते रहे कि आप क्लीन शेव रहते हैं, लेकिन आजकल ये बदलाव कैसा चेहरे पर? देखिए, जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई बार बोला है लाइव आकर भी कि कोई कोई कोविड-19 का पालन ध्यान रखें और उन्होंने सरकार के माध्यम से जो आदेश दिए हैं उनका पालन करें जी। तो उसी के कारण मैं अपनी जिम्मेवारी समझता हूँ एक भारतीय खिलाड़ी और भारतीय इंसान के नाते। भाई, कोविड-19 के खिलाफ जो भारत सरकार ने जो भी आश्वासन दिए हैं, जो भी टिप्पणी की है, उनका पालन किया जाए। बहुत बहुत बढ़िया। देखिए, ये हम लगातार मनोज बता रहे हैं हमारे दर्शकों को कि मनोज एक ऐसे
प्रेरणा के तौर पर लगातार काम करते रहे। जब भी कोई मुहिम चलाई जाती है सरकारों की तरफ से, उसमें बढ़ चढ़कर अपना योगदान देते। और इस वक्त हम सब जानते हैं कि हमें अपने कटिंग कराने के लिए, अपनी दाढ़ी बनवाने के लिए अक्सर हम देखते हैं कि हम बार्बर के पास चले जाते हैं। लेकिन अब जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का पालन करने के लिए लगातार हम बात कर रहे हैं, तो उसी का एक और एग्जाम्पल मनोज ने सेट किया है। तो वाकई मनोज, आप इस बात के लिए भी आपकी जो तारीफ है की जाए उतनी कम है। लेकिन अब वर्कआउट को लेकर थोड़ी बात कर लेते हैं। ये तो आपने अपने गेटअप को लेकर बताया, लेकिन जिस तरह से हम देखते हैं कि आजकल हम स्टेडियम में जाकर प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। सामने वाला अगर ओपोनेंट हमारा है तो भी हमें दिक्कत आती, क्योंकि हम बहुत ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का पालन कर रहे हैं, तो वो भी नहीं कर सकते हैं। तो आप अपना वर्कआउट कैसे कर पाते हैं आजकल? देखिए, अब जैसे हमारे गांव में हमें जहाँ भी ट्रेनिंग करने का जरिया मिलता है, जैसे अभी आपने जो वीडियो देखी थी हमारी सुहागे के ऊपर, मैं अपना स्टेपिंग और स्टैंड ट्रेनिंग कर रहा था। तो ऐसे ही घर में जो फैसिलिटी है उसी से हम अपना वर्कआउट कायम रख पा रहे हैं। क्योंकि हमें जैसे एक खिलाड़ी होने के नाते सबको पता है कि हमें किस लेवल का हमने इंडोरेंस मेंटेन रखना है, या फिर हमें किस तरह की फिजिकल प्रैक्टिस जारी रखनी है। तो मैं अपना घर के माध्यम से अपने घर पे रोप कूद लेता हूँ, और मेरे ब्रदर जैसे बॉक्सर हैं, सभी मेरे ब्रदर कोच हैं, तो वो पैडिंग वगैरह का करा देते हैं। बॉक्सिंग ट्रेनिंग घर में ही हो जाती है। तो ऐसे अपने आप को मेंटेन रख पा रहा हूँ। और जैसे जो इस चीज में असमर्थ हैं उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि स्कीपिंग रोप और देसी वर्कआउट है हमारा, देसी डंडू, बैट, पहलवानी, वो मारकर भी वो घर पे फिट रह सकते हैं। और जो वो भी नहीं कर सकते, उसमें भी असमर्थ है, वो बाबा रामदेव जी योग कराते हैं, उनको देखकर अपना योग कर अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं। बहुत बढ़िया मनोज, आपने एक मैसेज दिया, और वो भी ऐसे काल में आप जब अपनी तरफ से कोई इस प्रकार की पहल करते हैं तो उस पहल को बहुत से लोग फॉलो करते हैं। आपने जब अपनी शादी की तब भी आपने ये पहल शुरुआत की अपनी तरफ से। अपनी जो खिलाड़ियों को हम देखते हैं अक्सर कि आपने एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया कि मैं जो है दहेज नहीं लूंगा, तो उस चीज़ की सुर्खियां बनती हैं। जब कोई बड़ा स्टार खिलाड़ी या कोई बड़ा सेलिब्रिटी इस प्रकार की पहल करता है तो वो दूसरों के लिए प्रेरणा का काम होता है। इसी प्रकार की एक और पहल आप इस वक्त कर रहे हैं। हमने देखा है कि हमने सुना है कि आप जो है जितने प्रवासी लोग हैं उनको अपने घर वो जाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास रहने के लिए, खाने के लिए जगह नहीं है, तो भी आप कोशिश कर रहे हैं। सारी चीजें कैसे दिमाग में आती हैं? ये जो प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है? आप दूसरों के लिए प्रेरणा, लेकिन आपको प्रेरणा कैसे मिलती है? देखिए, मैं बताना चाहूंगा, मेरे फादर जो हैं आर्मी रिटायर्ड थे जी। 2018 में उनका देहांत हो गया, और जिस टाइम देहांत हुआ मैं आउट ऑफ कंट्री खेलने गया हुआ था जर्मनी में। और जो वो शुरू से ही उन्होंने हमें जो प्रेरणा दी है, वो एक अच्छे किसान भी थे और एक अच्छे फौजी भी थे, जिन्होंने सन 65 और 71 की 2 लड़ाई लड़ी है देश के लिए। और उनका हमेशा एक ही उद्देश्य रहा है, कर भला हो भला। तो उन्होंने हमेशा प्रेरणा दी, हमें देश के प्रति सिखाया है। जब जहाँ पे हम बात करें कि खेलों में भी आजकल ज्यादातर जातिवाद है, लेकिन खेलों में भी जैसे खेल तो अपनी उपलब्धि पर, शरीर की क्षमता पर खेले जाते हैं, उसमें भी राष्ट्रीयजन है। लेकिन उन्होंने हमें कभी जात पात से दूर रखा, हमेशा देश के लिए, तिरंगे के लिए सिखाया है, और कहा बेटा जब भी करो तिरंगे के लिए करो। तो हमें प्रेरणा उन्हीं से मिली है। उसके बाद जो बड़े भाई हैं उन्होंने हमें सिखाया, उन्होंने बचपन से ही हमें भगत सिंह, नेपोलियन, छत्रपति शिवाजी महाराज, इनकी कथाएं सुनाई, जिनसे हम प्रेरित हैं और जो हमारे खून में बसी हुई हैं। बहुत बढ़िया मैसेज आपने दिया मनोज। और आपने जिस तरह से अपने अब तक के सफर की मैं चर्चा करना चाहूं, हम अक्सर बहुत कम देखते, जैसे क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर का नाम आता है, जो लगातार जो है बिना आउट हुए, यानी बिना संन्यास लिए लगातार 20 साल 2 दशकों तक खेलते रहे। और आप भी लगभग 22 साल से लगातार इसी खेल से जुड़े हुए हैं, आपने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो किसी भी खिलाड़ी के अंदर लगातार 2 दशक से खेलना उसके लिए आसान नहीं होता, इंजरी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बने रहते हैं। इसके साथ साथ जैसे आपने कहा कि पॉलिटिक्स हावी हो जाते, फिर लोग हार मान लेते हैं, तो कई ऐसी चीज़ें होती हैं। लेकिन आपने जैसे पहले बताया कि आपने अपने फादर से प्रेरणा लेकर, अपने भाई से प्रेरणा लेकर ये सब हासिल किया, लेकिन अपने आप को मेंटेन रखने के लिए कैसे आप लगातार प्रैक्टिस कर पाते हैं? 22-22 साल लगातार खेल पाना आसान काम नहीं है, कैसे करते हैं?
देखिए, उसके लिए एक जुनून है, एक मार्गदर्शन का होना जरूरी है। उसके लिए मैं बताना चाहूंगा, इस चीज का श्रेय जाता है जो अभी आपने वीडियो दिखा रहे हैं, आप इसमें जो पैडिंग करा रहे हैं, मेरे बड़े भाई राजेश जी, कुमार राजेश राजौरी, कुमार, बिल्कुल। जो आज एक कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी बॉक्सिंग कोच है, उनका श्रेय मैं मानूंगा, क्योंकि उन्होंने हर मोड़ पर, हर कदम पर एक कोच होते हुए भी, ताकि मेरे साथ कोई मतलब कि एक कोच है, सभी कोच डरते हैं सरकार के खिलाफ बोलने को, हर किसी के खिलाफ बोलने को, लेकिन जहां जहां मेरे साथ अन्याय हुआ है वहां मेरे न्याय के लिए आगे लड़े हैं और खड़े हुए हैं, तो वो राजेश कुमार राजौंदा है, जिन जो एक अगर कोई कोच होता तो नहीं लगता, लेकिन वो कोच के साथ साथ मेरे भाई हैं, तो उनको पता है कि मेरी मेहनत कैसी है और मेरी लगन कैसी है, और उसके बाद मुझे कितना दुख होता है, तो वो दुख वो समझ पाते हैं, इसीलिए वो हर कदम पर मेरी प्रेरणा बनकर, मेरी ताकत बनकर आगे खड़े रहते हैं। बहुत बढ़िया। ये जब बड़े भाई का आशीर्वाद साथ में हो और पिता की सीख साथ में हो तो फिर दुनिया के किसी भी बड़े खिताब को जीता जा सकता है। और यही एक कारण रहा कि कॉमनवेल्थ खेलों में आपने गोल्ड मेडल अपने नाम किया, एशियन चैंपियनशिप में आपने पदक जीते, ओलंपिक में भी आप बहुत कम अंतर से, मैं कहूँ कि ये कह सकते हैं कि वहां पर बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहा, वहां पर भी आप जीत हासिल कर सकते थे। लेकिन अक्सर देखते हैं हम कि कुछ जगहों पर खिलाड़ियों के साथ थोड़ा 19-20 हो जाता है। जिस भी देश में गेम हो रहे हैं वहां पर कई प्रकार की दिक्कतें आती हैं, और आपका जो खेल है वो पॉइंट्स का खेल है, उसमें थोड़े से पॉइंट्स का हेरफेर जो आप लोगों के लिए घातक हो सकता है। ये भी कई बार बॉक्सिंग के खेल में देखने को मिलता है। मनोज। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि खिलाड़ी सभी अच्छे होते हैं, ओलंपिक लेवल पर सब अच्छे होते हैं। मेरे आप रिकॉर्ड उठाओगे कभी भी, जी। मैंने ओलंपिक पदक से लेके वर्ल्ड चैंपियन तक, सब वर्ल्ड मेडलिस्ट तक सबको हरा रखा है, लेकिन मैं आरा भी ओलंपिक चैंपियन और वर्ल्ड चैंपियनों से हूँ, किसी अरे गरे बॉक्सर से नहीं आ रहा। आप देखेंगे, अब कई बार खेलों में रणनीति ऐसी होती है कि मौके पर चौका मारने का टाइम बहुत कम मिलता है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरा पहली बार 2008 में मैंने सीनियर नेशनल में चैंपियन हुआ मैं, लेकिन उसके बावजूद भी 2010 के कॉमनवेल्थ गेम तक मुझे कोई टूर्नामेंट नहीं मिला, ना ही वो 8 में 9 में एशियन चैंपियनशिप, ना ही वो 10 की कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप, कुछ नहीं। लेकिन 10 में मैंने जैसे ही मौका मिला, मैंने गोल्ड मेडल मारा, लेकिन उसके बावजूद भी एशियन गेम में कोई और खेलने गया, तो वो मौका था, सुनहरी मौका था, अगर मैं वहां एशियन गेम में जाता तो मैं उस टाइम पे तुरंत गोल्ड मेडल देता, लेकिन मैंने उसके बाद भी हिम्मत नहीं आ रही। उसके बाद 11 में फिर एशियन चैंपियनशिप हुई, वहां भी मुझे मौका नहीं मिला। उसके बाद 11 में ही ओलंपिक क्वालिफाई के लिए वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई, जिसमें मैंने सबसे पहले ओलंपिक क्वालिफाई किया और वर्ल्ड नंबर 4 को हराया, और एक वर्ल्ड सिल्वर मेडलिस्ट थे उनको हराया, और फिर मैं लंदन के बॉक्सर जो उस टाइम पे वर्ल्ड नंबर 1 थे उनसे आ रहा था। तो उसके बाद मैं कंटिन्यू, फिर 13 में मुझे 11 में क्वालिफाई के बाद मुझे स्पॉन्सर मिला ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट, फिर 10 के बाद कंटिन्यू सफर जारी रहा। 13 में एशियन चैंपियनशिप मेडल लिया, लेकिन मुझे अर्जुन अवार्ड से दरकिनार किया गया। वहां भी मेरे कोच आगे आए और उन्होंने भारत सरकार के खिलाफ केस, जब हर जगह से उम्मीद उठ चुकी थी, तो उन्होंने सरकार का कोर्ट का सहारा लिया, और कोर्ट ने मेरा न्याय किया और मुझे अर्जुन अवार्ड से नवाजा। और उसके बाद इतनी अनदेखी होने के बाद फिर जो स्पॉन्सर थे वो भी अपना हाथ खींच के, जैसे कि अर्जुन अवार्ड मिला, सरकार पे केस किया, तो कोई स्पॉन्सर आगे नहीं आया, जो स्पॉन्सर था वो भी चला गया। उसके बाद कंटिन्यू सफर जारी रहा। 2014 में कॉमनवेल्थ गेम, एशियन गेम में क्वार्टर फाइनल फाइट लॉस हो गया। तो उसके बाद 15 में फिर मैंने दोहा में एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट में गोल्ड मारा। फिर 16 तक मुझे फिर थोड़ा इग्नोर किया गया, टॉप टीम में शामिल नहीं किया गया, जो टारगेट ओलंपिक पोडियम होती है उसमें शामिल नहीं किया गया। और फिर जो मेरे पास एक ही मौका था, जैसे 10 बॉक्सर उस टाइम ओलंपिक पोडियम में थे टॉप स्कीम के अंदर, लेकिन एक 11वां मैच था जिसने क्वालिफाई किया, और उन 10 में से सिर्फ 2 बॉक्सर ने क्वालिफाई किया। तीसरा मैच था जिसने अपने दम पर क्वालिफाई किया। उसके बाद फिर साइदी जी ने मुझे बुलाया और मेरे कोच राजेश कुमार को मेरे साथ जोड़ा और ओलंपिक तक मेरे साथ देने का वादा किया। जुलाई में ओलंपिक स्टार्ट थे, जून में मैंने क्वालिफाई कर लिया था, और
अगस्त के बाद फिर कोई सहायता नहीं मिली मुझे कंटिन्यू। उसके बाद फिर मैं लगातार हिम्मत करता रहा। 18 में फिर मैंने कॉमनवेल्थ गेम में फिर मेडल जीता और पहला भारतीय बना मैं जिसका गोल्ड के साथ सेकंड मेडल इंक्लूड हुआ जी। उसके वाकई बाद में फिर एशियन गेम हुआ, लेकिन फिर मेरे को टॉप स्पिन से दरकिनार किया गया। और अभी मैं जैसे कंटिन्यू कैंप में था और अभी कैंप ब्रेक है और अभी जैसे अभी ट्रायल हो रहे थे तो ट्रायल में भी ट्रायल के लायक नहीं समझा गया मुझे ओलंपिक क्वालिफाई की। जी जी। तो उसमें जिन बॉक्सर को मौका मिला वो ट्रायल दी और उसमें एक पुराने खिलाड़ी बहुत अच्छे बॉक्सर विकास कृष्ण ने को मौका मिला क्वालिफाई करने का और वो क्वालिफाई करके आए। तो अब देख लीजिए आप यहाँ तक का सफर मेरा बिल्कुल, ये मैंने शुरू में ही कहा मनोज कि संघर्ष का दूसरा नाम मनोज है और इस संघर्ष के दौर में आपके भाई आपके साथ खड़े रहे, लेकिन आपके साथ जिस प्रकार का भेदभाव हुआ उसने कहीं ना कहीं आपके अचीवमेंट्स के ऊपर थोड़ा फर्क डाला। नहीं तो हो सकता है कि ओलंपिक में जो थोड़े बहुत अंतर से आप चूके वहां पर आपको मेडल मिल सकता था, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन अब जैसे 2020 में ओलंपिक होना था, अब उसको पोस्टपोन कर दिया गया, तो क्या उसके लिए अभी उम्मीदें बाकी आपको नजर आती हैं? नहीं, उसमें जो जिस खिलाड़ी को मौका मिला था वो ऑलरेडी क्वालिफाई करके आ गया है। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि ऊपर के वेट वाला वेट भी क्वालिफाई है और नीचे का वेट भी क्वालिफाई है। और हमारे बॉक्सरों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और उनको मैं शुभकामनाएं दे सकता हूँ इस टाइम पे और कुछ नहीं। और बाकी रही मेरी बात तो मेरा सफर यहाँ तक था। ओलंपिक मेडल जीतना चाहता था मैं, इसीलिए मैं प्रो में अपनी पैसे कमाने के लिए नहीं गया। लेकिन ये उम्मीद मेरी अब यहाँ है तो मैं सोच रहा हूँ मैं देश को कैसे, मैं पैसे के लिए कभी नहीं खेला और ना ही खेलूंगा। अभी मेरी उम्मीद अभी बाकी है और मुझे विश्वास है मैं एक देश के लिए मैं खुद ओलंपिक गोल्ड मेडल नहीं ला सका, लेकिन मैं आने वाले समय में अपने देश को सहयोग दूंगा और मेरे ज्ञान से और मेरी शिक्षा से अगर कोई बच्चा गोल्ड मेडल ओलंपिक चैंपियन बन के आया तो मैं वो खुद को समझूंगा। बिल्कुल, ये आप कहना चाहते हैं मनोज कि आप अपने आप को तैयार रखेंगे, साथ साथ फिट रखेंगे और आप आगे कुछ इवेंट्स ऐसे रहेंगे जिनमें आप भी पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन आप अपनी तरफ से कुछ ऐसे बच्चों को तैयार करेंगे जो देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। और ये कोशिश जो आपके भाई लगातार करते हैं वो कोशिश आप भी करेंगे, उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव ना हो और वो हिंदुस्तान के लिए ओलंपिक में मेडल जीते, गोल्ड जीते, चाहे सिल्वर लेकर आए चाहे ब्रॉन्ज लेकर आए। लेकिन बॉक्सिंग में बहुत ज्यादा अचीवमेंट्स नहीं है हिंदुस्तान की, उसमें और ज्यादा इजाफा आप करना चाहेंगे? बिल्कुल करना चाहूंगा और उसके साथ मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूंगा कि मेरे साथ ही नहीं अन्याय तो मेरे जो कोच है उनके साथ भी हो रहा है, क्योंकि इतनी अचीवमेंट जिनके एक घर से 2-2 इंटरनेशनल 3-3 नेशनल प्लेयर हैं फिर भी उनको द्रोणाचार्य अवार्ड से अब तक नहीं नवाजा गया। तो मेरी जंग तो है ही, उनकी भी मतलब उनको भी दरकिनार कहीं ना कहीं अनदेखा किया जा रहा है। आज तक उनको जब 2010 में जितने भी अचीवमेंट थे सबको अर्जुन अवार्ड दिया गया। जैसे कृष्णा पुनिया का गोल्ड था तो उनके कोच जी को भी द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया। जैसे गीता फोगाट के फादर ने गीता फोगाट सभी बहनों ने अचीवमेंट दी तो उनके फादर को द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया, लेकिन मेरे कोच को आज तक दरकिनार रखा गया है। बिल्कुल, ये आपकी पीड़ा इसमें हम देखते हैं मनोज। देखिए तो फेडरेशन की बात अगर कर लें, चाहे हम पॉलिटिक्स की बात कर लें, ये बड़ी जो है हावी रहती हैं और जब जब ये अपना इनका सिक्का चलता है तब तक ये खिलाड़ियों को या फिर कोचेस को दरकिनार कर देते हैं। और ज़्यादातर हम देखते हैं कि हालांकि हम ये नहीं कहेंगे कि सभी को ऐसे लोगों को जो है अवार्ड से नवाज दिया जाता है जो वाकई में मेहनती नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी उपलब्धियां ज़्यादा नहीं होती लेकिन वो राजनीतिक तौर पर अच्छी खासी पैठ बना के रखते हैं या फिर फेडरेशन में अच्छी पैठ बना के रखते हैं, तो वहां पर कहीं ना कहीं उनका दांव चल जाता है और फिर आप या आपके भाई जैसे लोग जो वो इससे वंचित रह जाते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए इस दौर पे ना कोई स्पॉन्सर और टाइम पे मौका ना मिलना कई जगह पर और कई जगह सब कुछ होते हुए भी कुछ ना मिलना, यही मेरे साथ नौकरी में भी ऐसा चला हुआ था। अब जाके कहीं मुझे गस्टिड पोस्ट मिली है। मैं रेलवे में गस्टिड पोस्ट के लिए मैं 2010 से अभी कंटिन्यू लगा हुआ था, तो इस साल मुझे गस्टिड पोस्ट मिली है और गस्टिड पोस्ट से और मैं बताना चाहूंगा कि 2010 के बाद जब सभी को हरियाणा सरकार में
अच्छी पोस्ट दी गई थी, तो उसमें भी मैं कहीं ना कहीं अनदेखा था और अब तक कंटिन्यू चला आ रहा है। लेकिन मैं खुश हूँ, जितना मुझे मिलता है मेरी मेहनत से मिलता है, मैं उसमें बहुत ज्यादा खुश हूँ। और मुझे उम्मीद है कि मैं मेरी मेरी मेहनत से और मेरे संघर्ष से कोई भी अगर प्रेरित होगा तो मुझे खुशी होगी, क्योंकि मेहनत संघर्ष से जो मिलता है उसका आनंद ही अलग निराला बहुत होता बड़ी है। बात आपने की है मनोज की मेहनत से संघर्ष से सफलता मिलती है तो उससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। लेकिन आप आज भी संतुष्ट हैं, चाहे बेशक कितनी बड़ी राजनीति आपके साथ हुई हो, कुछ भी आपके साथ गलत हुआ हो, लेकिन आज भी आप इस तरह से बात रखकर ये दिखाना चाहते हैं कि आप मेहनत करें। जो लोग इस वक्त मनोज को सुन रहे हैं, आप मनोज से आपने ऐसी ऐसी बातें सुनी कि बिना किसी लाग लपेट के सीधी बात रखते हैं और ये कह रहे हैं कि वो चाहे बेशक राजनीति का शिकार हुए हों, चाहे फेडरेशन का शिकार हुए हों, लेकिन आज तक उन्होंने अपनी मेहनत से अपना पिंड नहीं छुड़ाया, अपना दामन नहीं छुड़ाया। 22 साल से लगातार मेहनत करना ये कोई आम बच्चों का खेल नहीं है। मनोज, ये मेहनत आप करते हो तो खाने पीने को लेकर बात मैं कर लेता हूं। हरियाणा में कहा जाता है कि दूध दही का खाना यो मेरा हरियाणा, और आपने जवान की बात की, अपने पिता के बारे में बात की, किसान की बात मैं कर लेता हूं। वर्कआउट आप कर रहे हैं खेत में, तो मैंने बहुत से खिलाड़ियों को देखा कि आजकल जैसे लावणी का वक्त रहा, गेहूं की सरसों की, तो काटते नजर आए। तो खाली वक्त में आप भी हाथ बटाते हैं घर वालों का? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास ज्यादा जमीन नहीं है, लेकिन थोड़ी जमीन है तो हम खुद ही काट लेते हैं उसको। तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बचपन में मौका मिला था या फिर अब लॉकडाउन में मुझे मौका मिला, तो जितनी हमारी थोड़ी सी जमीन है, 1 एकड़ भी नहीं है, तो सभी मिलकर काट लेते हैं। कोई बड़ी बात, हम कुछ बड़ा छोटा नहीं समझते, क्योंकि जो मतलब कि इंसान है उसका मेन लक्ष्य मेहनत है। मेहनत ही सबसे बड़ा कर्म है, मेहनत ही सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि खाने को सब कुछ मेहनत देती है और मेहनत से जो कमा के खाया जाता है उसका आनंद निराला है। क्या खाने में क्या खाते हैं आप, क्या लेते हैं? दूध ज्यादा, आप नॉन वेज या फिर वेजिटेरियन हैं आप? देखिए, हम खा तो सब कुछ लेते हैं टाइम पर, लेकिन अभी जैसे गांव में है, घर में है, तो हरियाणा में ज्यादातर घर सारे सब शाकाहारी होते हैं, यहाँ पे कोई नॉन वेज नहीं खाता। तो जैसे घर में है तो अपना जो घर परिवार की देसी रोटी है, देसी रोटी चलती है, माँ की हाथ की, पत्नी के हाथ की, भाभी के हाथ की, सब कुछ खाने को मिलता है। कभी चटनी के साथ भी रोटी खा लेते हैं, और चटनी से जैसे अच्छी अच्छी सब्जियों से मन भर जाता है, तो हमारी देसी कहावत है, लस्सी और चटनी जो हम खेतों में बैठ कर गट्ठा खाते रोटी। हैं। हाँ, रोटी। हाँ, गट्ठा रोटी भी हो जाता है। प्याज प्याज के साथ, लस्सी रबड़ी के साथ, दही वगैरह लेके भी हम आराम से जो आजकल, और वाकई में इस खाने को खाने का स्वाद ही कुछ और होता है मनोज। इस खाने का स्वाद भी अलग होता है और ये सबसे चेंज भी हो जाता है, और इससे कोई बीमारी नहीं होती। जैसे सब्जी आप सोचोगे, सब्जी कहीं ना कहीं 100 हाथ लग के आएगी, जैसे इस बीमारी में 70 जगह हाथ लगते हैं, तो आप डरोगे खाते वक्त। लेकिन ये खाना ऐसा है जैसे कुटा हुआ नून, प्याज, हरी मिर्च और नमक, और इस और टिंडी, अपना जो देसी लस्सी बोलते हैं, टिंडी और लस्सी, इसका आनंद ही निराला है। बहुत बहुत देखिए, बहुत सामान्य बातें हैं, और एक सामान्य व्यक्ति की तरह मनोज से हम बात कर रहे हैं। किसी भी प्रकार की असामान्यता नजर नहीं आती है। जो है पारदर्शी तरीके से बात रख रहे हैं, जो है खुलकर बात कर रख रहे हैं हमारे साथ, क्या हुआ कैसे हुआ। लेकिन मनोज, एक बहुत बड़ी बात हम देखते हैं कि खेलों में और इस राजनीति में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको दूर किया जाना बहुत जरूरी है। अगर आपको आने वाले दिनों में राजनीति में जाने का मौका मिलता है, या आप राजनीति में जाते हैं या खेलों में कुछ बदलाव करने की कोशिश करते हैं, खासकर मैं बॉक्सिंग की बात कर लेता हूं, तो प्राथमिक स्तर पर क्या बदलाव आप लाना चाहेंगे? क्योंकि खिलाड़ियों को देखा, राजनीति में वो लोग जाते हैं, फेडरेशन के भी कई बार अध्यक्ष वगैरह वो लोग बनते हैं, खिलाड़ियों को बनाया जाता है, कुछ राजनीतिक लोग जरूर होते हैं जो बन जाते हैं, तो ये इसमें कुछ जो कमियां कैसे दूर करेंगे? उसके लिए मैं कहना चाहूंगा, कहीं भी मुझे भाग्य आजमाने का मौका मिला तो मैं आजमाऊंगा, क्योंकि मैं जमीन से उठा इंसान हूँ और मैंने हर चीज में संघर्ष किया है। मेरे साथ जो गलत हुआ है, जहां भी मैं जाऊंगा, मैं ये, मेरा पहला मकसद यही रहेगा कि मेरे साथ गलत हुआ है, उसकी पीड़ा मैं समझ सकता हूँ, उसका नुकसान मैं समझ सकता हूँ, और मैं चाहूंगा जहां भी जो कुछ होगा, मैं चाहूंगा कि किसी और के साथ वो पीड़ा और वो दर्द ना हो। अच्छा, ये इसके अलावा आप कई बड़ी ऐसी हस्तियों के साथ मिले, चाहे सचिन की बात करें या फिर बच्चन साहब, कुछ ऐसे लोगों से भी आपको मिलने का मौका मिला, प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ भी आपको मेरे ख्याल से मिलने का मौका प्राप्त हुआ है।
तो इन लोगों से जब मिलते हैं तो तब कैसा आप फील करते हैं? ये यहाँ पर इस बुलंदी पर ये लोग हैं, इनसे जब मुलाकात होती है तो किस तरह से बातचीत होती है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं सीधी और साफ बात बोलता हूँ। हम्म, मुझे 2016 में पहली बार खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी गई, हम्म, जैसे कि प्रधानमंत्री द्वारा। हम्म, तो उसमें मैं भी शामिल था। हम्म, तो मैं जब प्रधानमंत्री जी से मिला तो मैंने राम राम की और मैं कहा, सर, बॉक्सर मनोज कुमार, गांव राजौंद, जिला कैथल, हरियाणा से हम्म, खेल और खेल से जुड़ी समस्या शेयर करना चाहता हूँ, मुझे टाइम दो। हम्म, तो उन्होंने बोला कि मैं मोदी बोल रहा हूँ, मैं आप खेल के आइए ओलंपिक में, आने के बाद दूंगा। और मैंने उनको साफ तौर पर यही बोला, सर 2 साल मुझे आपके ऑफिशियल मेल पर मेल करते हो गए, लेकिन मुझे अभी तक टाइम नहीं मिला। बोला, वो बोले कि मैं आप खेल कराइए, आने के बाद दूंगा। मैं कहा, आज तक तो दिया नहीं जी। तो उन्होंने बोला, मैं मोदी बोल रहा हूँ, मैं जरूर दूंगा। लेकिन वो टाइम मुझे आज तक नहीं मिला, क्योंकि खिलाड़ी की बहुत सी पीड़ा और बहुत सी समस्याएं, जो एक पीड़ित खिलाड़ी, जो दुख वाला इंसान है, वही बता सकता है कि कहाँ पे समस्या है, कहाँ पे समाधान है। बिल्कुल। तो इस बात पे मैंने प्रधानमंत्री जी की बात पर ये बात मैंने आपको बता दी आपके चैनल के माध्यम से। अगर प्रधानमंत्री जी सुन रहे हो तो मुझे टाइम जरूर दें एक बार। क्योंकि जो खामियां हैं खेलों में, बहुत सी कमियां हैं, खामियां, उनको दूर करने के लिए जिसने इन चीज़ों को भोगा है वही बेहतर तरीके से जानता है। अब मनोज, वक्त का थोड़ा सा लिहाज रखेंगे, लेकिन चलते चलते हम ये भी चाहेंगे आपसे कि जो इस वक्त कोरोना काल में लोग फंसे हुए हैं उनको अपनी तरफ से कोरोना के खिलाफ कोई ऐसा पंचिंग चीज़ अपनी तरफ से बताएं कि वो ऐसे इससे बच सकते हैं और किस तरीके से अपने देश को भी अपनी तरफ से मोटिवेट कर सकते हैं, लोगों के लिए खुद प्रेरणा बन सकते हैं, जैसा कि आप सभी देशवासियों के लिए प्रेरक का काम करते हैं। देखिए, मैं सबसे पहले तो कहना चाहूंगा कि सभी देशवासी अपने भारत में बनी जो चीजें हैं उनको अपनाएं, चाहे वो साबुन हो, तेल हो, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज हो। जो हमारे देश की बनी हुई चीजें हैं वही इस्तेमाल करें। और दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी ने लाइव आकर बोला था कि सभी देशवासियों से अपील की कि अपने देश की चीजें अपनाएं ताकि हमारा देश तरक्की करे, उन्नति करे। तो मैं देश के लिए यही कहना चाहूंगा, सभी देशवासियों से यही अपील करना चाहूंगा कि जहां तक हो सके अपने देश की चीजें अपनाएं। और दूसरी बात, जो कोरोना महामारी है, इससे बचने के लिए देखिए, आप अपने स्वास्थ्य के खुद जिम्मेदार हैं। तो आपकी खुद एक जिम्मेवारी बनती है और अपने आस पड़ोस में भी आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आस पड़ोस वाले खुद तो समझदार बने ही अपने आस पड़ोस वाले को भी समझदारी का ज्ञान दें। और सभी को सब बचाव के लिए अपना यहाँ कुछ भी अपना पलना लपेट लो, या कुछ विदेशी आदमी, हम तो पलना भी लपेट कर काम चला देते हैं हरियाणा वाले। तो कुछ भी अपना जो जिसकी जो फैसिलिटी है उसके अनुसार कोई कपड़ा बना के ऐसे अपना सेफ्टी के लिए इस्तेमाल करें। और दूसरी बात, अपना डिस्टेंस कायम रखें ताकि भीड़ में ना जाए कहीं भी। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि अभी जैसे मेरे कल ही हमारे एक बॉक्सर सुरेंद्र गुलिया का देहांत हो गया। सुना मैंने, हाँ। तो मैं आपके माध्यम से, देखिए वहाँ पे भीड़ थी तो हम गए नहीं, लेकिन हमारी श्रद्धांजलि उनको और उनके परिवार को दुख की घड़ी में सहमति और श्रद्धांजलि उनको हाथ जोड़कर हम यहीं से करते हैं। और जब लॉकडाउन के बाद आराम से मौका मिलेगा तो हम जाकर आएंगे घर पर उनके। और लेकिन ये बात मैंने इसलिए बोली ताकि मुझे सुनने वाले, देखने वाले लोग समझदारी बरतें और अभी कहीं ना जाएं और लॉकडाउन का पालन करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज इस बेबाक बातचीत के लिए। मनोज जो हिंदुस्तान की बॉक्सिंग का वो चेहरा है जिन्होंने संघर्ष के बल पर ये मुकाम हासिल किया और इस वक्त हमारे साथ सीधे बातचीत कर रहे थे। मनोज, बहुत बहुत आभार आपका जुड़ने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो मनोज बॉक्सर से बेबाक बातचीत आपने सुनी, किस तरह से वो खुलकर अपनी बात रखते हैं, हमेशा से ऐसा करते आए, क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा कि वो एक ऐसे परिवार से आते हैं जिनके परिवार में जुझारूपन, देश के प्रति जीना मरना, तिरंगे के मान सम्मान के प्रति अपने आप को लगा के रखना, वो इस परिवार से हैं, एक जवान के परिवार से, किसान के परिवार से आते हैं। और वो हम जैसे लोगों के लिए, जो युवा हैं, उनको देख रहे हैं, उनके लिए प्रेरक के तौर पर काम कर रहे हैं।
और लगातार 22 साल से किसी इवेंट में पार्टिसिपेट करना, प्रैक्टिस करना हर किसी के लिए आसान काम नहीं होता, और वो भी बॉक्सिंग जैसे ऐसे खेल में जिसमें हमेशा चोट लगने का डर बना रहता है। लेकिन मनोज की कुछ इच्छाएं हैं, अपेक्षाएं हैं सरकारों से भी, इसके साथ साथ फेडरेशन से भी, जिनको पूरा करना बहुत जरूरी है, और जो जो कमियां उनको कहीं पर नजर आती हैं वो बात रखते हैं। इसलिए हम भी चाहेंगे जहां कमियां दिखती हैं उन कमियों को दूर किया जाए, और मनोज जैसे जो खिलाड़ी हैं बॉक्सिंग को अलग मुकाम दे रहे हैं उनकी बात को सुना जाए, समझा जाए, ताकि किसी और खिलाड़ी के साथ इस प्रकार की ज्यादती ना हो, और उनकी जो भी प्रतिस्पर्धा में वो भाग लेते हैं उनमें किसी प्रकार की उनके साथ जो भेदभावपूर्ण रणनीति ना बनाई जाए, ना अपनाई जाए। क्योंकि अगर आप एक अच्छे खिलाड़ी को छोड़कर दूसरे खिलाड़ी को मैदान में लेकर जाते हैं तो वो देश के लिए पदक जो आना चाहिए था अक्सर उसमें हम छूट जाते हैं, पीछे छूट जाते हैं। इसलिए इन बातों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। तो आज के इस खास बातचीत में इतने, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।